sorry. Oh, not like this, sorry. ये लोग क्या होते हैं ना, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडमली, मतलब जरूरी नहीं है एक दूसरे के ऑर्डर में अरेंज होंगे, ये किधर भी घूमते रहते हैं, लाइक ऐसे। लेकिन ओवल शेप के नहीं होंगे। ये फिगर तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इसमें पोटेंशियल वोल्टेज या कोई दूसरा चार्ज बॉडी को इसके पास अगर हम नहीं लाए हैं तो यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है। जैसे ही इसमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ले आओगे, एक्सटर्नल फील्ड अगर इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये स्लाइटली पोलराइज हो जाएगा और ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं सामने अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आऊं तो सारे नेगेटिव इसके क्लोज चले जाएंगे, पॉजिटिव उससे दूर भाग जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। यस सर। सो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन मैंने बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाते ही ये पोलराइज हो गया। उसी तरह डाइलेक्ट्रिक जो है, पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे पोलराइज होंगे? पोलर में तो पहले से ही पोल होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक दूसरे से दूर दूर है। लेकिन ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे भी इधर उधर रैंडम फॉर्म में अरेंज होते हैं, एकदम कंप्लीटली रैंडम होंगे। ये विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ये रैंडमली अरेंज होता है। और जैसे ही हम इसमें फील्ड ले आए, मान लो पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो ये एकदम ऑर्डर में अरेंज हो जाए, लाइक दिस। शॉर्ट में बताया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो फिगर है ये है फॉर पोलराइजेशन ऑफ व्हाट? पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर हुआ? सो ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ये चौथा वाला समझ में आया था, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। यस, हेलो। यस सर। फोर्थ वन, चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। सर ये वाला तो बहुत छोटा आंसर मिला। ये तो लिखे नहीं हो। इसका मैंने एप्लीकेशन हाँ किया था, एज अ इलेक्ट्रिक स्क्रीनिंग लिखना था। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट करके बताना था। ठीक है, चार्ज रिसाइड, इसको अच्छे से पढ़ना, मैं नोट्स भेज दूंगा। चार्ज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस। इसका क्या होगा, मान लो ये एक मेटल का हेमिस्फेयर है, मेटल का इस तरीके का, मान लो एक बॉल शेप का था, मैंने यहाँ से कट कर लिया और इस पे एक वुडन हैंडल लगा दिया मैंने। ये हैंडल जो है ये वुडन है और बाई एनी मीन्स मैं इसे चार्ज करना चाहूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये पूरा एक इस तरीके का एक बॉल है, ऑलमोस्ट सिर्फ इतना सा ओपनिंग है, और मैंने इसके अंदर एक ऐसा हैमर डाल के, जो चार्ज हैमर था, उससे मैं इसे चार्ज करना चाहूँ। ठीक है, तो सपोज करो इस पे सारे पॉजिटिव चार्ज थे और ये सारा चार्ज को मैंने इस पे ट्रांसफर कर दिया। इसको ट्रांसफर करने के बाद मैं जब इसे रिमूव करूंगा, इस हैंडल को रिमूव कर लूँ, तो सारे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाने चाहिए, है ना? और सारे पॉजिटिव यस सर। मैंने दिया तो अंदर पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन कंडक्टर के अंदर टेस्ट करके देखा जाएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहा और सारा चार्ज जो है वो कंडक्टर के बाहर चला आएगा। यही हमें पढ़ना है, क्यों ऐसा होता है। कंडक्टर्स में कोई भी चार्ज अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग करके देख सकते थे।
मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको वुडन हैंडल में रख के इसमें हम लोग चार्ज कर दिए पॉजिटिवली, ठीक है। इसके बाद हम लोग दो हेमिस्फेरिकल बॉल को लाए कुछ इस तरीके का शेप का, आधा आधा, और उससे इसको कवर कर दिया, इधर से और इधर से इसको पकड़ के इसको कवर कर दिया मैंने। कवर करके हटा लो इसको वापस। हटाने के बाद ये जो दोनों हेमिस्फेयर है, इसको जब तुम टेस्ट करोगे तो इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज चला आया है और इस स्फेयर के अंदर का सारा चार्ज कैंसिल आउट हो गया है, कोई भी चार्ज अंदर नहीं बचा रहेगा। ये दो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि चार्ज कभी भी कंडक्टर के इनर सरफेस पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इस एडवांटेज को हम लोग कैसे यूज करते हैं? फॉर द इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग पर्पस। मान लो कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है तुम्हारा जिसको तुमको इलेक्ट्रॉन शील्डिंग से बचाना है, इसमें चार्ज नहीं आना चाहिए। कभी कभी देखते हो कि घर पे क्या होता है कि टीवी फ्रिज वगैरह को अगर प्लग लगाया हुआ रहे और बाहर लाइटनिंग हो बिजली करके तो खराब हो जाता है ना। ऐसा इसलिए होता है कि उस वक्त एटमॉस्फेयर के चारों तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फैल जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आसपास फैल जाता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या करता है, उस कंडक्टर के अंदर जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप करके ऑब्जेक्ट को खराब कर देता है। तो देखना, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट को हमेशा एक ऐसे बक्से के अंदर सील्ड करके रखा जाता है। बाहर एक कंडक्टर होता है और इसके अंदर प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को रखा जाता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर डेवलप हो या बाहर डेवलप हो, वो हमेशा वो चार्ज इस सरफेस के बाहर ही रहेगा, कभी भी वो चार्ज इस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट के अंदर आ नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो हमेशा कांच ऐसे कंडक्टर के बॉक्स में रखा जाता है। द रीजन इज कंडक्टर में चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे एग्जिस्ट करता है और अंदर नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट खराब नहीं होगा। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है इलेक्ट्रिक स्क्रीनिंग। समझ में आया इलेक्ट्रिक स्क्रीनिंग? उसके बाद मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर एंड अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, वो समझ में आया? मैं नोट दे दूंगा, उसको एक बार पढ़ना, जो भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, पढ़ना पड़ेगा, डाउट रख के लाभ नहीं है। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज, और इसको कौन सा लॉ से गवर्न किया जाता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज? दिस लॉ इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। स्कूल में स्टार्ट हो गया क्या फिजिक्स? हाँ सर। क्या पढ़ा रहे हो? सर इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हुआ है और न्यूमेरिकल्स चल रहा है। ये सब पढ़ा दिए होंगे कूलम्स लॉ वगैरह? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो फिर तुमको समझ में आना चाहिए और अच्छे से। सो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्ज बॉडी रखे गए हैं तो या तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो उनके बीच में रिपल्शन हो। ये अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी है ये एक फोर्स के थ्रू हो रहा होगा, है ना। अगर ये अट्रैक्शन है तो यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। रिपल्शन होगा तो रिपल्सन फोर्स काम में आएगा। ये फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन चार्ज के ऊपर। जैसे मान लो पहला ऑब्जेक्ट को मैंने Q1 बोला, इसको Q2 बोला, चार्ज फॉर द टाइम बिंग इसको मत देखो कि चार्ज क्या है, मैंने इसको Q1 इसको Q2 बोला। सो ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंडिविजुअल चार्जेस के ऊपर। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। क्लियर? और ये फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। इसका सेंटर से इसका सेंटर का जो डिस्टेंस है, सपोज ये r है, तो इसका डिस्टेंस का सेंटर का डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? अब अगर बाई यस सर। लिखूं तो लेफ्ट साइड वाला फोर्स रहेगा और प्रोपोर्शनल का साइन लगा के इसको मैं लिख सकता हूं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर।
अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 बाई, इस K को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑब्वियसली। ठीक है, इसको और एक चीज क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्लियर। एसआई यूनिट में, इन एसआई यूनिट, अगर हम लोग एसआई यूनिट में काम करेंगे तो के का वैल्यू कितना होता है, क्या बताया गया स्कूल में, याद है सर कूलम स्क्वायर। नहीं, के का अच्छा वैल्यू ये वाला। 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। एसआई यूनिट में हम लोग के का वैल्यू ये बिठाते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन होगा फॉर एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट में के का वैल्यू 1 हो जाता है डायरेक्टली, कुछ नहीं लेते, वो बताएंगे क्यों नहीं होता है, जो भी हो। यहाँ पर एक नया टर्म देखने मिल रहा है हमें, क्या है वो, एप्सिलॉन 0, इसे क्या कहते हैं, एनी आइडिया, परमिटिव। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या होता है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कंडक्टिंग नेचर किसी फ्री स्पेस में। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, कोई भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होता है किसी डाइलेक्ट्रिक का, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसके परमिटिविटी से। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर जो होता है उसका नॉन डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी को मापा जाता है, इंसुलेशन कैपेसिटी को मापा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। इसको परमिटिविटी भी कहा जाता है और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, याद रखना। इसीलिए इसका एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया ना, डाइलेक्ट्रिक दो तरह के हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर हो सकते हैं। सीधा साधा बात अगर कहा जाए तो कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा वोल्टेज को झेल पाता है जिससे पहले वो टूट के चार्ज प्रोड्यूस कर दे, उसको कहा जाता है उसका डाइलेक्ट्रिक नेचर। जो जितना अच्छा इंसुलेटर होगा ना, उसका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर, ये समझ में आया, एनी डाउट। देखो बहुत कुछ मैं बता रहा हूँ, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो भी समझ में नहीं आए पूछ सकते हो। यस सर। ये जो एक्सप्रेशन है ये फ्री स्पेस के लिए है, और एयर अगर प्रेजेंट हो मीडियम में तो उसके लिए है। लेकिन अगर मान लो दो चार्ज को मैं एयर में ना रख के, वैक्यूम में ना रख के, मैं किसी मीडियम में रखूं, जैसे ऑयल में, ग्लास के अंदर रखूं, तो क्या होगा, मतलब अगर मीडियम चेंज हो जाए तो क्या होगा। सो इन एनी अदर मीडियम क्या करेंगे हम लोग, क्या चेंज होगा, ये जो एक्सप्रेशन है, सर बोलो। नो सर नो सर। मीडियम का डिपेंडेंट टर्म कौन सा है, Q1 Q2 मीडियम पे नहीं डिपेंड करता है, डिस्टेंस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड कौन करता है मीडियम पे, उसका एप्सिलॉन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उस केस में ये F का वैल्यू बस इतना चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन जो है ये मीडिया डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर ये एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन 0 को शॉर्ट में एप्सिलॉन M कहा जाता है, मतलब मीडियम का एप्सिलॉन, मीडियम का परमिटिविटी, तो इसको कहा जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन R को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया या फिर से बताऊं, नो सर क्लियर। थोड़ा सा और जान लो, कंफ्यूजन हो जाओगे कभी भी।
एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं एप्सिलॉन r का मतलब होता है एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन 0। तुमको एग्जाम के लिए कभी भी न्यूमेरिकल करना हो तो एप्सिलॉन r का वैल्यू गिवन होगा, और अगर एप्सिलॉन r नहीं देगा तो सिर्फ हम लोग एप्सिलॉन 0 से काम करेंगे। क्लियर? ये एकदम याद रहना चाहिए, और साथ में ये भी याद रखोगे एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है, स्कूल में हो चुका है 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखोगे एकदम, ये याद रखना है, भूल नहीं सकते। सर हमें स्कूल में बोला गया था ओनली 9 इंटू करने के लिए वाला, तो वो पॉइंट होता है वाला 1 नहीं। बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन दोनों याद रखना, कभी कभी ऐसा जरूरत होगा ना तुम्हें कि तुमको ये यूज करना पड़े, इसीलिए याद रखना। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर? नो सर, उस सर हम लोग को बोले हैं स्कूल वाले कि उस एप्सिलॉन नॉट को ही 9 इंटू 10 टू नहीं पावर नहीं माइनस नहीं 12। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है। वो अप्रोक्सीमेटली तुम लोग को काम करने के लिए, मतलब क्लोज आंसर के लिए वैसा बता दिए हैं, लेकिन जब भी जरूरत हो ना तो तुमको ये पूरा ही जरूरत पड़ेगा, तो इस पूरा की जगह ऐसे बैठा देना। यस सर। करना है एप्सिलॉन 0 कभी मत बैठाना। इसका क्लोज अप्रोक्सीमेशन 8.85 बोल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जा सकते हम लोग। ठीक है, ये -14 कहीं कहीं लिखा रहता है, जब हम लोग मीटर की जगह इसको दूसरा में यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वो बाद में मैं आ रहा हूँ, फिलहाल ये याद रखना। क्लियर हुआ? ये बेसिक एकदम साधारण सा एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने। तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी है। इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि कूलम लॉ जो है ये कोई थ्योरेटिकल लॉ नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया था। एक्सपेरिमेंट करके पता चला था कि ये फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, और ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का स्क्वायर का। साथ ही साथ ये फोर्स जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0 ये टर्म आ गए। इसीलिए ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ना कि थ्योरेटिकल लॉ है, बस ऐसे डिराइवेशन कर दिया हो गया, याद रखना। दूसरा बात, कूलम्स लॉ बेसिकली पॉइंट चार्जेस के लिए ही सही साबित होता है। पॉइंट चार्ज क्या था मैंने बताया था, अगर किसी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो उसके साइज के कंपेयर में, तभी उसे मैं पॉइंट चार्ज कहूंगा, है ना। तो अगर चार्ज बॉडी काफी बड़ा बड़ा हो और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हो, तो वहां कूलम्स लॉ ठीक ठाक नहीं काम करेगा। क्लियर? 2 पॉइंट। यस सर। थर्ड चीज, इंटर न्यूक्लियर फोर्स जो है वहां पर कूलम्स लॉ काम नहीं करता। मतलब इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, यहां पर जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो 10 टू द पावर -15 मीटर से भी कम हो जाता है, वहां पर ये कूलम्स लॉ काम नहीं आता है, वहां पे दूसरे लॉ काम में आते हैं। याद है मैंने पढ़ाया था क्लास 11 में, लार्ज न्यूक्लियर फोर्स, स्मॉल न्यूक्लियर फोर्स, याद है। तो वहां पर वो फोर्स काम में आते हैं फंडामेंटल फोर्स के, वहां पे ये कूलम्स लॉ काम में नहीं आएगा, याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एमसीक्यू में कि कौन से डायमेंशन के बाद कूलम्स लॉ काम नहीं करता है, तो याद रखना लेस देन 10 टू द पावर -15 मीटर्स, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कूलम्स लॉ कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? ऑब्वियसली ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव मैंने बताया है क्लास 11 में, याद है। और याद रखना यस सर। कूलम्स लॉ इज attractive if two charge are unlike and repulsive if they are like, ये तो पता ही है तुम लोग को, ये तो obvious सा बात है। And Coulomb's law between two charges is not affected by the presence of third charge or any other charge. This is very very important.
मान लो कि ये दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका वैल्यू है Q1, इसका वैल्यू है Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है R1। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा ये आप आराम से निकाल सकते हो, 1/4πε_m Q1 Q2 बाई R1²। अब मान लो एक तीसरा चार्ज बॉडी यहाँ पे और आ गई, ये Q3। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है वो इस थर्ड चार्ज बॉडी से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। मतलब हम हर एक दो चार्ज बॉडी के लिए अलग अलग फोर्स निकालेंगे एंड देन वेक्टर कैलकुलेशन को काम में लगाएंगे, जो क्लास 11 में हमने सीखा है। क्लियर या नहीं? ये समझ में आया? Yes. ये सारे पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये तुम लोग खुद कर सकते हो, ये मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ ओ क्या होता है वेक्टर में? ओ किसको कहते हैं हम लोग, बताओ? वेक्टर में ओ का मतलब क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट है ना, ओरिजिन, ऐसा होता था ना। Yes. मान लो यहाँ दो चार्ज है Q1 और यहाँ चार्ज है Q2, इसको हम लोग ओ कहते थे, याद आ रहा है? और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता था इसको हम लोग क्या कहते थे, बताओ? पोजीशन वेक्टर कहते थे ना, याद आ रहा है? ये पोजीशन ए, Yes. पोजीशन बी, तो मैं ए का पोजीशन को R1 लिख रहा हूँ और इसको पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ R1 वेक्टर। ओबी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ R2 वेक्टर, वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो। फर्स्ट चार्ज को डिस्टेंस ओरिजिन से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर। तो R1 R2 यहाँ पे क्या है हमारा? R1 R2 हमारा पोजीशन वेक्टर से है ना। और इन दोनों चार्ज के बीच का अगर मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या हो जाएगा, याद है? कैसे रिप्रेजेंट करते थे? आर ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग? इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी, याद आ रहा? Yes. तो अगर मैं ए से बी के तरफ जाऊं तो मैं ए बी लिखूंगा, और अगर मैं बी से ए के तरफ आऊं, डायरेक्शन मेरा ये देखो, ए से बी के तरफ मैं गया तो आर ए बी लिखा, उसी तरह बी से ए के तरफ जाऊंगा तो आर बी ए लिखूंगा, है ना, डायरेक्शन की बात है। सो उसी तरह यहां पर देखो वही चीजें लिखी हुई है। ये आर जो है इसको मैं R12 भी बोल सकता हूं या फिर R21 भी बोल सकता हूं, है कि नहीं? सो R12 के जगह मैं लिख सकता हूं R1 माइनस R2 और R21 की जगह R2 माइनस R1। यहां तक क्लियर हुआ है कि नहीं, पहले बताओ? Yes. अब देखो, ध्यान से देखो, ये मेरा फर्स्ट चार्ज है और ये सेकेंड चार्ज है, ठीक है? ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज दोनों पॉजिटिव है तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। तो फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज को धक्का दे रहा है बाई फोर्स F21। F21 को मैं क्या लिखूंगा? व्हाट इज F21? क्या लिखेंगे इसको वर्ड में? फोर्स ऑन, बताओ? Charge body चार्ज 1 Q1 and ड्यू टू Q2, करेक्ट? सिमिलरली F21 को मैं क्या लिखूंगा? ऑब्वियसली ये वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। समझ में आया? ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट तुम लोग खुद लिखोगे। F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, और अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना। F21 इज इक्वल टू क्या होगा? F12। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, यस और नो? लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, बट डायरेक्शन इज कुछ भी डाउट हो तो मुझे रोकोगे, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ।
तो यहां से मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर 1 2 के जगह मैं क्या लिखूंगा बताओ। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, एक पार्ट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और एक पार्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर से यहाँ पे वेक्टर तो बना दूं, दो चार्ज थे Q1 और Q2, और मैं F12 लिख रहा हूं, मतलब इधर वाला F12। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो था इसको मैं R12 बोलूंगा। यस और नो? सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यस बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R की जगह, रेडियस की जगह क्या होगा, पोजीशन वेक्टर R12 होगा, है कि नहीं? पोजीशन यस सर R12 होगा और R12 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R12 का स्क्वायर होगा, और ये तो मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया इसका। इसका डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। सो मैं इसको लिख सकता हूं R12 पोजीशन वेक्टर। नहीं समझ में आया? बहुत सा भी डाउट हो बताओ। नहीं सर आ गया समझ। एक्स वाई जेड होता था, याद आ रहा है? एक्स का पोजीशन वेक्टर क्या होता था, एक्स का पोजीशन वेक्टर आई होता था, इसका जे होता था, इसका के होता था। तो अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मान लो एफ, तो मैं एफ को क्या लिखता था, इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन जे। उसी तरह ये वेक्टर जो है F12, इसका मैग्नीट्यूड इतना और इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में R12 का डायरेक्शन है, फोर्स उसी डायरेक्शन में। उसी तरह जब मैं F21 लिखूंगा, मतलब इस चार्ज पे इधर की तरफ जो फोर्स आ रहा है F21, तो उसके लिए मैं इस डायरेक्शन को लूंगा, R21 को लूंगा, है ना। इसको मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का स्क्वायर इनटू पोजीशन वेक्टर R21 डायरेक्शन। क्लियर? बोलो यस और नो। यस तो मुझे बताओ R21 जो डायरेक्शन वेक्टर है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? डायरेक्शन वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का? सर मैग्नीट्यूड ऑफ R21 क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। यस यस उसी तरह R21 इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर 21 डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। फाइनली इस एक्सप्रेशन को, इन दोनों को अगर थोड़ा पोजीशन वेक्टर की जगह वेक्टर बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, जगह नहीं बचा, मैं यही लिख दूं। सो मैं अगर चाहूं तो F12 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का यहाँ स्क्वायर था, और यहाँ आ गया R12 डिवाइडेड बाई R12। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R12 का क्यूब हो जाएगा, है ना। मैं इसको क्यूब कर दूं एक बार में। समझ में आया? यस सर एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ लिखना, मैं नीचे वाला नहीं अच्छा लगता है मुझे। मुझे ये वेक्टर का फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुमको एग्जाम में अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने बोले तो तुम ये भी कर देना और ये भी कर देना, एक स्टेप तो आगे जाना है। और ये 2 1 के लिए, तो 2 1 के लिए क्या होगा, क्या बोलोगे, बस यहाँ पे 2 1 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ वेक्टर कर दोगे। क्लियर? सर ज्यादा कन्वेंशनल वे कौन सा होगा? कन्वेंशनल न्यूमेरिकल करने में यही काम में आएगा ये, बस खत्म। न्यूमेरिकल करने में वो वेक्टर वाला नहीं लगता है, अगर वेक्टर का क्वेश्चन पूछे ना, तो मेरा सबसे ये, मैं इसको यूज करता हूँ, ये यूज करता हूँ, मुझे मुझे ये ठीक लगता है। ये यूज करोगे तो यहाँ से ये अपने आप बन जाएगा, इसीलिए मुझे वो पहले वाला पसंद है। और सर यहाँ से हम लोग प्रूव भी कर पाएंगे कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, चार्ज का कंजर्वेशन बता सकते हैं।
चलो एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लेते हैं इस पे। व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस when magnitude of the charges double and distance between them half? चलो फटाफट करो, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। सर सेम रहेगा। था 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये ओल्ड केस है। न्यू बोल रहा है जब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस डबल, मतलब Q1 इज इक्वल टू 2Q1 हो जाएगा, Q1 प्राइम। नया Q2 जो होगा वो होगा 2Q2 हो जाएगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ, मतलब न्यू R जो होगा वो हो जाएगा R। सर 16 टाइम्स हो जाएगा। सो एफ न्यू जो होगा मेरा वो कैलकुलेट करना है। 1/4πε0, ये हो जाएगा 2Q1 इंटू 2Q2 डिवाइडेड बाई R/2 होल स्क्वायर, है ना। सो ये 1/4πε0, 2 इंटू 2 4 हो गया, नीचे का 4 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा, राइट। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ 16 आ जा रहा है ना, मैंने शॉर्टकट कर दिया। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर, यस सर। 16 टाइम ऑफ द ओल्ड हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसको जरा करो। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मीडियम टू एयर। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मीडियम टू एयर। अगर वो मीडियम में है और एयर में है, दोनों में अंतर क्या होगा? बाकी कुछ भी फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है। सर एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज हो रहा है तो देखो ना, फोर्स एयर में कम होगा। फोर्स मीडियम में कैसे लिखेंगे? 1/4πε R एप्सिलॉन 0, है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फोर्स जब एयर में लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यस और नो? सो मुझे क्या करना है? डिवाइड कर देना है दोनों को। डिवाइड करोगे तो क्या होगा? सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा एक्सेप्ट एप्सिलॉन आर के, है ना। फर्स्ट वाले में देखो, डिवाइड करने के बाद सब कुछ कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा? 1/एप्सिलॉन आर। सो फोर्स ऑन मीडियम इज इक्वल टू हाउ मच? फोर्स ऑन एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। करेक्ट है कैलकुलेशन? एक बार चेक कर लेना। यस सर, यस। सो मुझे बताओ कि फोर्स मीडियम में ज्यादा होगा या एयर में ज्यादा होगा? कंक्लूजन क्या निकल रहा सर एयर में ज्यादा होगा। है? यस। तो यहां से हमें कंक्लूजन निकल रहा है कि फोर्स इन मीडियम is less than that of force in air provided epsilon r is greater than 1। तब ऐसा होगा जब epsilon r greater than 1 होगा, तब ऐसा होगा ना। और अगर epsilon r का वैल्यू लेस देन 1 हो गया तो तब फोर्स ऑन मीडियम इज ग्रेटर देन फोर्स इन। समझे? एप्सिलॉन आर के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन आर अगर ज्यादा है, एक से बड़ा है, तो फिर एयर में ज्यादा हो, और एक से छोटा है 0.5 या 0.3 0.8 तो फिर मीडियम में ज्यादा हो। अब ये एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है वो मैं न्यूमेरिकल करते वक्त बताऊंगा। ये समझ में आया या नहीं? यस सर। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन separated by a distance of 8 into 10 to the power minus 14 मीटर। चलो, इलेक्ट्रॉन है और यहाँ प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर्स। सो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और याद रखना, मैंने यहाँ लिख भी दिया था, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव फोर्स। याद रखना।
तो इसमें फटाफट निकालो, कैलकुलेट करो कितना होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है यहाँ पर। चार्ज का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड प्रोटॉन का चार्ज होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस और प्लस का साइन बिठाना होगा। मीडियम कुछ नहीं बोला है तो एप्सिलॉन 0 लोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाई आर स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन की जगह 9 इंटू 10⁻9 बिठा दो। इलेक्ट्रॉन की जगह -1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन की जगह प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डिस्टेंस है 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर का स्क्वायर। रेस्ट इज योर कैलकुलेशन। प्लीज घर पे इसको कैलकुलेट करना। मैं आंसर बता देता हूँ, 3.6 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन आना चाहिए। और ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ नेगेटिव साइन आया है। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव साइन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन, और पॉजिटिव साइन आता है, इसका मतलब क्या होता? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर और नॉट? ये सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं ना घर पे स्कूल में? यस ओके। अच्छा। हाँ, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन तो न्यूमेरिकल में मना, नहीं नहीं मतलब नहीं, लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, बिल्कुल लेना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करता है ये, और अगर वेक्टर फॉर्म में है तब तो लेना ही है, बिल्कुल लेना है। कभी भी भूल से उसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे। अगर मैग्नीट्यूड से पूछ रहा है तुमसे तो अलग बात है, अदरवाइज तुमको लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। दो चार्ज हमारा होता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अगर 3 4 5 चार्जेस आ जाए तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अ टीडियस टास्क। मैं इसको जस्ट ओवरऑल थोड़ा सा बोलता हूं, फिर तुम लोग खुद इसको डिराइव करोगे। सबसे पहले याद रखो, इसमें मैंने नाम दे दिए, जैसे इसको मैंने नाम दिया Q1, Q2, Q3। साथ ही साथ मुझे पता है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। मैंने अभी बताया था तुम्हें, कूलम्स लॉ जो है वो दो बॉडी का सिस्टम पे डिपेंड करता है, उस वक्त तीसरा उस पे उसका इफेक्ट काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 1 2 को ऑब्जर्व करूं, सिर्फ 1 और 2 को देखो, 3 को भूल जाओ, उस वक्त मैं कह सकता हूं कि 1 जो है, 2 जो है वो 1 को रिपेल कर रहा है, उसके वजह से ये जो फोर्स होगा इसको क्या नाम दूंगा मैं? यस, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, करेक्ट। और 2 के ऊपर Yes. फोर्स लग रहा है उसको मैं बोलूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये समझ में आया? ये फर्स्ट और सेकंड बॉडी खत्म, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट और थर्ड वाले को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट को और थर्ड को। तो फर्स्ट पे थर्ड वाला रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? बोलो। 1 3। यस, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ऐसे पढ़ते हैं इसको। और इसको मैं पढ़ूंगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, करेक्ट। जहां भी डाउट हो मुझे बोलोगे। सिमिलरली ये फोर्स क्या होगा बताओ, इधर जो एरो है। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। यस, और ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। ये सारे फोर्सेस मुझे मिल गए, और उसको कैसे रीड करना है देखो, यहाँ लिखा हुआ है F23 मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है यहाँ। अब क्या होगा, वेक्टर अप्लाई करना है, ठीक है।
जैसे Q2 के ऊपर रिजल्टेंट कितना फोर्स अप्लाई हो रहा हो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा। इसको मैं बोलूंगा F2। सो F2 क्या है मेरा, F2 है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ F23 एंड F21। और वेक्टर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट ऐड कर देते हैं ना दोनों वेक्टर को, है कि नहीं, कैसे निकाल यस सर। वेक्टर, और फॉर्मूला उसका होता है वही √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स होगा इन दोनों का रिजल्टेंट इधर काम में आएगा, इसको मैं बोलूंगा F1, और इधर इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ये होगा हमारा F3। क्लियर और नॉट। तुमसे यस सर। एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। मान लो तुमसे यही पूछा कि Q2 के ऊपर रिजल्टेंट कितना फोर्स काम आ रहा बताओ, तो तुमको बस F2 बताना है, F1 और F3 नहीं बताना। आपको बस कैलकुलेट करना था F23 F21 एंड देन F2 बस। अगर आपसे पूछे कि Q3 पे कितना काम हो रहा है तो बस ये निकालना है, Q1 पे कितना काम हो रहा है तो सिर्फ ये निकालना है। तीनों नहीं पूछता है एट ए टाइम, एक पूछेगा। क्लियर ना। इसे एक न्यूमेरिकल करके देखें। मेरा एक क्वेश्चन, यहां देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस पे +Q और +Q चार्ज बैठा हुआ। हमसे पूछ रहा है कि इसके सेंट्रॉइड पे एक चौथा चार्ज बैठा दिया गया है +Q। तो इसके सेंट्रॉइड पे इसको कितना फोर्स फील हो रहा है, ये हमें कैलकुलेट सर ये तो स्कूल में सॉल्व हुआ है हमारा। हुआ है ना, इसको कर पाओगे। यस। हाँ ठीक सर, है, 0 होगा आंसर। आंसर 0 होगा, करेक्ट। आंसर निकालने के लिए हमें बस कैलकुलेट करने के लिए सारे क्राइटेरिया चाहिए कि 30 डिग्री यहाँ से यहाँ है, तो पहले एफ बी निकालना होगा, देन एफ सी निकालना होगा, एफ बी एफ सी का रिजल्टेंट निकाल के एफ ए के साथ सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो तीनों देखा जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो ये देख लेना एक बार, यस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Okay. तो यहाँ तक हम लोग का कूलम्स लॉ है, और इस पे कुछ क्वेश्चन है कि नहीं मैं देखता हूँ। Just a minute. ऐसा प्रॉब्लम करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर दूंगा, फील्ड्स एंड न्यूमेरिकल्स। वो मैं बाद में करा दूंगा, न्यूमेरिकल तो तुम कर लोगे। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाना था, दैट इज अबाउट चार्ज। Just a minute. Take some free slides. चलो एक चीज यहाँ पे मैं और बता दूं, समय है थोड़ा सा। यूनिट्स, इसको अच्छे से लिख लेना, यूनिट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फ्यूजन न्यूमेरिकल में बच्चों को यहीं से होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले चार्ज का यूनिट क्या क्या पता है तुमको, अगर मैं कहूं चार्ज का यूनिट, चार्ज को हम लोग जनरली क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज का क्या क्या यूनिट पता है बताओ। सर कूलम। कूलम होता है, एग्जैक्टली कूलम होता है। याद रखना कि कूलम एक ऐसा यूनिट है। कूलम के अलावा और क्या होता है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है पता है। सर स्टैट कूलम। यस, स्टैट
कूलम, या फिर इसी को ESU भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। याद रहेगा, इसको स्टैट कूलम कहते हैं। दोनों में रिलेशन क्या है? क्या यूनिट होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU और स्टैट कूलम। ये याद रखना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया यहाँ से। स्टैट कूलम जब भी हो जाता है ना, तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1K इंटू Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पर ये K जो होता है, इसको हम लोग SI यूनिट में लेते हैं 1/4πε0 या फिर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी। ओके, लेकिन इसी को ये SI यूनिट में होता है, लेकिन यही CGS यूनिट में K को सिर्फ 1 पकड़ा जाता है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। CGS यूनिट में भी K को इतना लिख देते हैं, ये याद रखना, K is 1 in CGS यूनिट। ये पता था पहले से? सर इसका यूनिट क्यों नहीं होता है? किसका? सर के का K का यूनिट होता है, वो जैसे वहाँ पे CGS में बैठाओगे ना, तो CGS में इसका यूनिट आएगा। जैसे न्यूटन की जगह डाइन हो जाएगा, लेकिन कूलम की जगह स्टेट कूलम हो जाएगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं होगा, कैलकुलेट करके देखना। ओवरऑल इसको 1 पकड़ा जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो तुम लोग शायद स्कूल में पढ़ा दिया है, उस सब का भी यूनिट को हम लोग को, यूनिट और उसका कन्वर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, सुन के रखो, बाद में काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ाया लोग स्कूल में। E इज इक्वल टू क्या होता है? F/Q होता है, शॉर्ट में कह सकते हैं, या फिर E इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं V/R। दोनों इसके फॉर्मूले हैं, और इसीलिए यूनिट क्या बनता है? इस एक्सप्रेशन से बोलोगे तो बोलोगे न्यूटन पर कूलम, और यहाँ से अगर बोलोगे तो वोल्ट पर मीटर। दोनों ही इसके यूनिट है, और दोनों ही ऐसे यूनिट है। तो मुझे बताओ इसका CGS यूनिट क्या बन जाएगा फिर? सर इसका डाइन पर स्टैट कूलम। ये हो जाएगा डाइन पर SU, और यहाँ पर वोल्ट पर मीटर को हम लोग एक्चुअली सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करते, जनरली इसी से कन्वर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे काम में नहीं लगाते। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन बहुत एग्जाम में कभी कभार पूछ सकता है। सो 1 डाइन पर ESU कितना होता है? याद रखना 3 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। तुमको बस कुछ नहीं करना है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, वो 10⁵ होता है, और ESU को कूलम में कन्वर्ट करना है, जो कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने बता दिया 3 इंटू 10⁹ होता है। इस कैलकुलेशन से ये 5 और 9 कैंसिल होकर 3 इंटू 10⁴ आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये 2 यूनिट कन्वर्शन याद रखो, और हम लोग का कूलम्स लॉ याद रखो। कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल जितना भी कर पाओ। कौन सा बुक खरीदो प्रदीप? सर ऐसा लड़ोगा। इसे लड़ोगा, ठीक है। इसमें जितना भी न्यूमेरिकल हो उसको सॉल्व करो, ठीक है। जो भी डाउट होगा पूछना। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे से तो पहले नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे से पहले एक लेक्चर भेजेंगे इसका, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन एट डाइपोल, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन परपेंडिकुलर टू डाइपोल। नेक्स्ट क्लास में
ये भेज लेंगे। स्कूल में कहाँ तक हुआ है अभी? वो डेरिवेशन सब हो? सर कल का क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर देंगे सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन डेरिवेशन ऑन पोल एंड डाइपोल हो गया? ना सर वही बाकी है। ठीक। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको खत्म कर देंगे, फ्राइडे से पहले ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच रहा है पोटेंशियल। पोटेंशियल पढ़ने से बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा गॉस लॉ वगैरह वगैरह, वो सब देख लेंगे। ठीक है, चलो। थैंक यू सर।